आज हम लोग एक फिनोमिना देखते हैं विच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन. इट इज ए रिफ्लेक्शन बट बेस्ड और ड्यू टू रिफ्रैक्शन. In this there is an interface of the medium between the two. This is medium 1, this is medium 2. One is rarer and one is denser. तो हम ये मान लेते हैं medium 2 we will always use for denser and this is rarer. This is interface between two mediums. This is rarer medium, denser medium, and here I want to see refraction. So for seeing refraction we draw a normal here, and this is the point of incidence. This is angle I and this is angle R. We know that R will be larger than I because the ray is going from denser to rarer. It will move away from the normal. Okay, so this is number 1. If I increase I, then R will also increase, and this is number 2. Number 2. अब हम ये देख रहे हैं ये I इंक्रीज हो रहा है, R इंक्रीज हो रहा है. I is approaching towards the surface. R refracted ray is also approaching towards the surface. क्या आप बता सकते हैं which will reach first? कौन सा एंगल बड़ा है, I की R? R बड़ा है. अगर इसको हम ऐसे बढ़ाते जाएंगे R भी ऐसे चलते जाएगा तो पहले सरफेस पे I पहुंच जाएगा या पहले R पहुंचेगा? यस, बिकॉज दिस इज ए लार्जर एंगल. तो इसके बाद जब हमने इसको इंक्रीज किया तो ये दिस इज थर्ड एंड इट वेंट हियर थर्ड, then it was here fourth, and what we see that it has reached here this. अब ये इसके साथ ब्रश करते हुए ऐसे चली गई. This is number 4. So this we have increased up to this and this has come up to this. ठीक है, ओके. तो ये यहां पहले पहुंचेगी. नाउ वी आर डिस्कसिंग द सिचुएशन आफ्टर दिस. इसके बाद क्या होने वाला है तो देखिए, इसके बाद अगर हम इस रे को यहां से भेजेंगे तो ये कहां जाएगी? आंसर है ये तो ऐसे ही मुड़ रही है और ऐसा मुड़ेगी, लेकिन इसके आगे मीडियम 2 है, मीडियम 1 नहीं है. सो व्हाट हैपेंस? द आंसर इज इट कम्स टू मीडियम 2. ये दिस इज नंबर 5 एंड दिस इज नंबर 5. ऐसे. फिर दिस इज नंबर 6 and we find that this is number 6. ऐसे. Okay, then this is number 7. This is number 7. Oh, ये रेज है. This is medium 2, this is medium 1 and this is a rarer medium. Okay, अब देखिए this is going in this medium 2 and coming back to the same medium. अब चूंकि ये सेम मीडियम में आ रही है एक सरफेस से टकरा के, this phenomena is known as reflection. ये क्या है? रिफ्लेक्शन. तो यहां पर it is going this and going out. This is from medium to other medium, that is refraction, and this green one
This is coming back to the same medium. This is reflection. Refraction, reflection. अच्छा, दोनों में we know there is a difference. Reflection में angle of incidence is equal to angle of reflection, but refraction में sin I upon sin R, yes, this is a constant. They are not equal to each other. There is always a ratio between them. तो रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन के रूल एप्लीकेबल होते हैं, रिफ्रैक्शन के रूल नहीं चलेंगे. रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्शन के रूल एप्लीकेबल होते हैं. सो व्हाट डू वी फाइंड? एक चीज देखिए, इस रे को हम यहां से पूरा यहां तक ले गए हैं. यहां से ये रे स्टार्ट हुई है. अगर मैं इस रे को यहां पर लेता, दिस नंबर 0, तो ये यहीं जाती, ये नंबर 0, 0 1 2 3 4 90 डिग्री. ये कैसी गई? 0 1 2 3 4 पहले ये पहुंच गई. उसके बाद जब ये इस रीजन में जाती है तो ये यहां से स्टार्ट होती है ऐसे. देखिए, पहले 1 2 3 4, फिर 5 6 7, ऐसा नहीं आई. 4 के बाद जंप करके कहां आ गई? 5 पे, यहां पर. और फिर इधर आने के बाद में ये ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, और जब ये इसके साथ आएगी, when this is number 8, then this is number 8. तो बाद में ये कैसी हो गई? इस तरफ जा रही है यहां, then it will jump, और जंप करके फिर ऐसे वापस. इस एरिया में आप देख रहे हो रे कब आएगी? आंसर है कभी नहीं आएगी. दिस विल ऑलवेज रिमेन डार्क. ओके, तो ये टोटल जब रे यहां से लेके यहां तक इंसिडेंट रे ऐसे चलती है मीडियम 2 में, तो ये पाथ होता है, इट विल कम फ्रॉम हियर टू दिस प्लेस एंड देन जंप एंड देन गो बैक. ठीक है? ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. ये एंगल I इज इक्वल टू एंगल R. ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है. समझ में आया? क्यों? कौन सा रूल फॉलो कर रहा है? रिफ्लेक्शन का. तो इसके अंदर रिफ्लेक्शन के रूल ये होते हैं. ठीक, अब इसमें दो चीजें पहले पढ़ लेते हैं. एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जो कि नंबर 4 रिफ्रैक्टेड रे बनाता है. ये नंबर 4, ये वाला जो एंगल है, इस एंगल पर अगर इंसिडेंट रे आती है तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये कितना हो जाता है? 90. ठीक है? एंड रिफ्रैक्शन खत्म. जस्ट इसके बाद अगर हमने इसको इंक्रीज किया, जस्ट इसके बाद अगर इसको इंक्रीज किया, तो रे कहां चली जाएगी? अंदर चली जाएगी. ठीक है? ओके, तो ये जो एंगल है दैट इज नोन एज क्रिटिकल एंगल. देखिए, यहां से अगर हम इस रे को भेजते हैं, दैट इज लाइक दिस रेड वन, तो ये हमको ठीक यहां पर मिलेगा. ये आई विल मार्क इट C. क्रिटिकल. ये वो पहली रे है, अभी तक कहां जा रही थी? बाहर. ये वो पहली रे है जो कहां आ गई? अंदर. और सबसे दूर ये. उसके बाद ये ऐसा जाना शुरू होती है. ये ऊपर जाएगी तो ये भी ऊपर जाएगी. यही रिफ्लेक्शन का रूल है. ओके,
तो ये जो एंगल है, दिस पर्टिकुलर एंगल, दिस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। बेसिकली ये क्या है? बेसिकली दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, बट फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हैज बिकम 90. So that value of incident angle is known as critical angle, and its notation is C. So we will write critical angle is, yeah. Now if this angle is 90, उस समय हम अगर इस पर रिफ्रैक्शन के रूल्स लगाते हैं, एट दैट सिचुएशन ऑफ क्रिटिकल एंगल म्यू की वैल्यू क्या होगी? साइन आई अपॉन साइन आर। पर ये रहा आई, ये रहा आर, लेकिन ये म्यू किसका? मीडियम 1 की मीडियम 2? तो इसमें बेंड करने का काम किसने किया? मीडियम 1 ने। सो दिस इज म्यू ऑफ मीडियम 1। रे आई कहां से? 2 से, सो विद रिस्पेक्ट टू 2। ओके, दिस इज इक्वल टू, हियर आर हैज बिकम 90 डिग्री, सो दिस इज साइन, और आर 90 डिग्री बन गया है, और आई का हमने नया नाम क्या रखा है? सी। So this will be sin C, capital C upon 1, because R has become 90 degree. So फिर से देखिए, ये किसका म्यू है? मीडियम नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 2, बट मीडियम 2 इज द डेंसर मीडियम। उसका फॉर्मूला फिर क्या बनेगा? तो आंसर है mu for medium number 2 with respect to 1 is inverse of this. If that is the inverse of this, तो इसको भी inverse कर देते हैं. This is 1 upon sin C. Mu 2 is equal to 1 upon. With this relation, we can find out angle C. तो अगर हमें म्यू पता है तो हम एंगल सी निकाल सकते हैं, और सी पता है तो म्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, याद रखिए। जैसे ग्लास के लिए म्यू की वैल्यू है 1.5, दैट इज 3/2। तो उल्टा कर दीजिए, साइन सी इज इक्वल टू 2/3, सो साइन सी इज इक्वल टू 0.67। तो हमने वैल्यू देखी चार्ट में 0.67, कितने एंगल की साइन। तो जैसे ही क्रिटिकल एंगल की वैल्यू पार होगी, ये इसके अंदर आ जाएगा, राइट? सो दैट गिव्स अस मीन ऑफ कैलकुलेशन। इससे आप म्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और म्यू दिया है तो सी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगली चीज हम लेते हैं, क्रिटिकल एंगल के बाद अगर इस आई को और इंक्रीज करते हैं तो कौन सा फिनोमिना है? This is equal to critical angle, and this ray will go like this. This is I and this is R. After this, if we go this way, then it will come this way. This is reflected. Because it is a reflection, then angle I is equal to angle R. ये बना एंगल I, और ये वाला है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो तो सेम। ठीक है, ये रूल इस पे एप्लीकेबल हो जाएगा, और उसके बाद ये रेज इधर जानी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, दूसरी चीज, दिस इज मीडियम 2, दिस इज ऑल्सो मीडियम 2। मीडियम 2 से हमने भेजा, वो मीडियम 1 में नहीं गया, वापस किस में आ गया?
मीडियम 2 में आ गया, सो इट इज इन द सेम मीडियम, इट हैज रिमेन इनसाइड द सेम मीडियम। तो रिफ्लेक्शन हुआ, पर कहां हुआ? हैज इट गॉन एक्सटर्नल और इंटरनल? इंटरनल। नाउ अनदर थिंग वी विश टू डिस्कस, and that is energy. When a ray, photon or anything strikes a surface, then there is an interaction between the two, और ये इसको जाने नहीं देगा। अगर मैकेनिकल चीज है तो इसका मोमेंटम, ये इक्वल फोर्स लगाएगा और ये यहां से ऐसे वापस स्प्रिंग बैक हो जाएगी। दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। स्ट्राइकर को कैरम बोर्ड पे हिट करते हैं, वो जाके बॉर्डर को हिट करता है, कोलिजन होता है, कोलिजन के रूल्स है, दिस इज वेरी हैवी, दिस विल नॉट मूव, सो दिस विल गेट रिफ्लेक्टेड। उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। लाइट में भी यही होता है, द लाइट गोज स्ट्राइक्स ए मिरर, मिरर उसको पार नहीं जाने देगा, इट इज वेरी स्मूथ, अंदर में उनके जो भी एक्शन होता है, आफ्टर दैट एक्शन वी फाइंड द रे हैज रिफ्लेक्टेड। बट देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन द टू, एक दूसरे को पुश करना, एक दूसरे को एनर्जी देना, दैट इज देयर, एंड इन एनी इंटरेक्शन देयर इज ऑलवेज सर्टेन लॉस ऑफ एनर्जी। सेम थिंग हैपन्स इन रिफ्लेक्शन बाय मिरर। मिरर जब भी रिफ्लेक्ट करेगा देयर विल ऑलवेज बी लॉस ऑफ एनर्जी, पक्का। दैट मीन्स इफ वी मेक रिफ्लेक्शंस 10 टाइम्स, यानी एक मिरर यहां लगाया, फिर एक वहां लगाया, फिर उसके यहां लगाया, फिर वहां लगाया, 10वीं बार जब वो रिफ्लेक्ट होगा और हम उसको देखेंगे तो हमको साफ नहीं दिखेगा, इट वुड हैव बिकम डार्क। क्यों? हर रिफ्लेक्शन में वो थोड़ी सी एनर्जी लूज करता है। तो एक सिंपल रूल, रिफ्लेक्शन में एनर्जी लॉस होती है। ये वाला जो पोर्शन है इसमें देखिए, ये जो रे आती है, इट हैज नो डेंसर मीडियम हियर टू स्ट्राइक। हमारे स्ट्राइकर ने किसको स्ट्राइक किया था? द बोर्ड विच इज हैवियर देन द एयर। इसी तरह से लाइट आती है तो उसको सामने एक रिजिड चीज मिलती है जिसको वो पार नहीं करती, तो रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहां पर ये जो लाइट गई है, कोई इसको रिजिड मीडियम मिला क्या? नहीं मिला। तो ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, दिस इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें सामने किसी से टकराई नहीं, किसी से इंटरेक्शन नहीं हुआ, और अगर ऐसा होगा तो उसकी एनर्जी लॉस नहीं होगी। समझ में आया? क्यों? टकराई नहीं किसी से, किसी ने फोर्स लगाया नहीं, किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ, सो इट डज नॉट लूज एनी एनर्जी। जितनी एनर्जी लेके जाती है उतनी एनर्जी लेके वापस आ जाती है। सो व्हाट हैपेंस टू एनर्जी? इट इज डिवाइडेड और इट रिमेन टोटल। आंसर इज इट रिमेन टोटल। दैट इज व्हाई वी पुट द वर्ड हियर टोटल। Otherwise, if it is a combination of 100 rays, energy rays, this will be 95 rays in case of a regular reflection by mirror. 100, 95, 5 की एनर्जी कहां गई? एब्जॉर्ब हो गई। इसमें क्या होगा? 100, 100, पूरी एनर्जी वापस आई। सो दैट इज व्हाई वी यूज द वर्ड टोटल। तो पूरा फिनोमिना क्या बन गया? ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो इसके ना क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड इंटरनल इन दिस? इट हैज कम बैक टू द सेम मीडियम। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टोटल वर्ड इन दिस? इट हैज नॉट लॉस्ट एनर्जी एंड इट हैज कम बैक विद द ऑलमोस्ट टोटल एनर्जी। उसको भी हम ये नहीं कहते कि टोटल मतलब टोटल। देयर आर सो मेनी अदर फिनोमिनास because of which it loses certain amount of energy. कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, but compared to reflection it is as good as total. So this phenomena is total internal reflection. Now we will, in short, we will call it TIR. अब एक चीज, अगर हम इसको
इसमें से रिफ्लेक्ट करा के किसी चीज को देखेंगे। यहां पर हमने एक डेंसर मीडियम लिया है और इधर से लाइट आ रही है, उस डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होके हमारे पास, तो उसकी इमेज हमको ज्यादा क्लियर दिखेगी, ज्यादा ब्राइट दिखेगी, बिकॉज इट विल नॉट लूज एनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, it will not lose any energy. Okay, so this is total internal reflection, and what are the necessary conditions to make it happen? Answer is, the necessary condition is that it should go from denser medium to rarer. क्योंकि अभी सबसे शुरू में ही हमने क्या किया था कि ये वाला एंगल इससे बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये पहले यहां पहुंच जाएगी और ये इधर ही रहेगी। तो अगर हम रेयर टू डेंसर लेते हैं तो रेयर टू डेंसर इधर मुड़ती है और इसको हम पूरा यहां तक ले आएंगे, तब भी रे इधर रहेगी, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। सो रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज ए इंसिडेंट रे इज इन रेयर मीडियम, इंसिडेंट रे इज इन denser medium. ये सेकंड, the angle of incidence should be larger than a given value. Angle of incidence should be larger than a given value, and that given value is critical angle. तो जैसे ही वो क्रिटिकल एंगल से बढ़ेगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 से बढ़ जाएगा और वो इसी मीडियम में आ जाएगी। सो वी रिलेटेड विद द क्रिटिकल एंगल। should be larger than critical angle. These are the two conditions we must fulfill. Then only total internal reflection is possible. ठीक है? Now, total internal reflection and critical angle. I will just write the values for you. So, these are certain values. इसमें हमने 1/μ sin लेके उसकी c की वैल्यू निकाली है। This comes like this. तो इसमें आप देखिए C की वैल्यू सबसे कम किसके लिए है? डायमंड के लिए। C की वैल्यू कम या ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ता है? देखो, मोड़ने की ताकत किसकी सबसे ज्यादा है? जिसका म्यू सबसे ज्यादा होता है। व्हाट इज मीन्ड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? उसके मोड़ने की ताकत। ये रे ऐसे जा रही है, जिसका म्यू जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसको मोड़ेगी। तो सबसे ज्यादा किसकी है? डायमंड की। इसलिए इसका क्रिटिकल एंगल छोटा होता है। देयर इनवर्ट टू ईच अदर। तो लार्जर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्मॉलर इज द क्रिटिकल एंगल। इससे हम एक चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। दैट फिनोमिना इज शाइनिंग ऑफ द डायमंड। शाइनिंग ऑफ द डायमंड कैसे होती है? दैट आई विल एक्सप्लेन यू। We will see certain phenomena on the basis of total internal reflection. One is brilliance of diamond. Diamond has got a very large refractive index, 2.42, and a very small critical angle, and that is
20C is equal to 24.41 degree. What does it mean? देखिए, it means ये सरफेस है डायमंड की, ये एयर, ओके। यहां से हमने डिफरेंट इंसिडेंट रेज भेजी, विद एवरी डिग्री 1 इंसिडेंट रे। तो यहां से दिस इज 1 2 3 4 5 6 ऐसे। This is start from 0 to 90, हर डिग्री पे 1 रे है। Now you will answer me 2 things. How many rays will come out if it is a glass, and how many rays will come out if it is a diamond? Out, in, ओके, बताइए। अगर इसमें से 90 रेज जाती हैं तो कितनी अंदर जाएंगी और कितनी बाहर आएंगे? देखिए, उसको देखिए। ग्लास ये लेते हैं, अगर यहां पर एक रे है 40 डिग्री, तो वो रिफ्रैक्ट होगी कि रिफ्लेक्ट होगी? 40, इज इट मोर देन क्रिटिकल एंगल और लेस देन क्रिटिकल एंगल? लेस देन क्रिटिकल एंगल। तो लेस देन क्रिटिकल एंगल में क्या होता है, रिफ्रैक्शन की रिफ्लेक्शन? रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या बताइए आपको? द एंगल शुड बी लार्जर देन क्रिटिकल एंगल। तो 40 डिग्री वाली कहां जाएगी? रिफ्रैक्ट, बाहर जाएगी। फिर से ये 5 डिग्री कहां जाएगी? 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ये 41 डिग्री बाहर। जैसे ही 42 होगी वो कहां जाएगी? अंदर। नाउ क्रिटिकल एंगल इज देयर। इफ इट इज मोर देन 41, it is 42, then it will go in the same medium, there will be reflection. ठीक है? So in glass, out will be 41. तो अंदर कितनी आ जाएंगी? हमने टोटल रेस कितनी भेजी? 90। इस 90 में से 41 बाहर निकल गई, तो अंदर कितनी आई? 48 अप्रोक्सीमेटली। 42 के बाद अंदर आनी शुरू हो जाती है, तो 90 तक कितनी अंदर आएंगी? 48, करेक्ट। उसके बाद डायमंड को देखिए। डायमंड का क्रिटिकल एंगल कितना है? 24.41। तो ये रे नंबर 1 2 3 4 5 6 24 वाली कहां जाएगी? आउट। 25 वाली इन। क्रिटिकल एंगल पार हो गया, ओके। तो 24 आउट चली गई, 24 आउट। अब 25 टू 90 ये सब कहां जाएंगी? रिफ्लेक्ट होके इन। हाउ मेनी आर देम? 90 माइनस 24 करिए, सो दैट इज 66। तो डायमंड में अंदर कितनी आएंगे? 66। ठीक। हमने ऐसे लाइट डाली, वो 0 टू 90 पूरी है। 0 टू 90 में ग्लास के अंदर कितनी लाइट? ये सॉरी, ग्लास के अंदर लाइट है, ग्लास के बाहर लाइट निकल गई, डायमंड से भी निकल गई, कुछ लाइट अंदर मुड़ गई। जो लाइट अंदर मुड़ गई इनसाइड, वो ग्लास में कितनी थी और डायमंड में? तो कौन अपने अंदर लाइट को ज्यादा ले लेता है? डायमंड। रीजन समझ में आया? बिकॉज इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लार्ज, इट्स क्रिटिकल एंगल इज लेस। अब अगर ये एंगल मोर देन 24 है,
तो फिर से क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और रेज फिर से उसके अंदर। तो डायमंड को जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, वी गिव ए वेरी स्पेशल शेप। वो स्पेशल शेप ऐसे होती है, ये कोन में हमने ऐसे फ्लैट कर दिए प्लेन सरफेसेस। तो एक प्लेन सरफेस ये, दूसरी प्लेन सरफेस ये, और ऐसे इतना। दिस एंगल इज 120 डिग्री। तो इधर से जो रे ऐसे आएगी, इसके अंदर घुस के इससे टकराएगी, और ये रहा इसका नॉर्मल, ये नॉर्मल। अब आप देखिए, इस नॉर्मल के साथ कोई भी रे ऐसे टकराएगी तो उसका एंगल 24 से बड़ा हो ही जाएगा। तो इसलिए जो हम इसकी सरफेस बनाते हैं, इन दो सरफेस के बीच में एंगल ऐसा रखते 120 और इवन लार्जर। इससे ये होता है कि जो रे यहां पर आएगी, ये यहां से कोई भी रे ऐसे आए, ये। अब अगर यही 120 है तो ये वाला एंगल 30 होगा। ये 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, 25 हो सकता है, लेकिन छोटा ही होगा, क्योंकि 120 तो ये खुद है ट्रायंगल में। अगर ये एंगल उतना छोटा है तो नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बनेगा, दैट विल बी 90 माइनस थीटा। सो दैट 90 माइनस थीटा, this is theta. So theta is small, 90 minus theta will become larger than 24. क्यों? क्योंकि ये 120 है। इसलिए उसका कट हमको हेल्प करता है कि ये जो इंसिडेंट रे जाएगी, ये इंसिडेंट रे, दिस विल गेट रिफ्लेक्टेड, और जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो जितना एंगल इधर है उतना ही एंगल इधर बनाएगी और ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है। अब इसका जो अगला फेस है, ये नेक्स्ट फेस, ये भी हमने 120 ही बनाया है, 120। अब जब ये ऐसे जाएगी, अगेन दीज टू एंगल विल बी वेरी स्मॉल, क्योंकि कितना बचा है 60, उसके ये दो पार्ट हो जाएंगे। अगर ये दो एंगल इतने स्मॉल हो गए तो नॉर्मल के साथ फिर जो एंगल बनेगा, दिस एंगल विल बी अगेन larger than the critical angle, so this will get reflected। और ये इस तरह से हमने डायमंड को बनाया। तो ये जो रे अंदर घुसी, इस रे को आप देखिए, ये ऐसे ये हमने टॉप व्यू इसका देखा डायमंड का ऊपर से। तो इसमें एक रे अगर ऐसे घुस गई, ये, तो दिस एंगल विल बी वेरी स्मॉल एंगल। सो नॉर्मल के साथ जो बनेगा, दैट विल बी वेरी लार्ज एंगल, मोर देन क्रिटिकल एंगल, तो ये रिफ्लेक्ट हो गई। फिर मोर देन क्रिटिकल एंगल, तो ये यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, ये दिस विल कीप ऑन रिफ्लेक्टिंग। तो ये इसके अंदर ये रे जाकर यहां पर ट्रैप हो गई, और हर जगह पर हमने देखा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दैट इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल। लार्जर देन सी। तो हर जगह जो इंसिडेंट एंगल है, दैट इज लार्जर देन सी, सो इट गेट्स ऑन रोटेटिंग लाइक दिस। तो ये उसके अंदर ट्रैप हो गई। अब ये जो एंगल हम बनाते हैं, दीवार में भी ऐसा बनाते हैं, ऊपर छत में भी ऐसा बनाते हैं। तो डायमंड की साइड से आप शेप देखेंगे तो आपको ऐसी शेप दिखेगी। This will be like this,
और ऊपर से इस तरह की शेप डायमंड की होती है। कोई भी दो फेसेस के बीच में एंगल 120 डिग्री रहेगा, तो 120 डिग्री होने से वैल्यू हमेशा इंसिडेंट एंगल की वैल्यू हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगी और इसके कारण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और रे अंदर ही रह जाएगी। ये इसका आप देख रहे हैं क्रिटिकल एंगल कितना छोटा है, तो इससे वैल्यू हमेशा ज्यादा ही रहेगी। तो इसके अंदर रेज ज्यादा आएंगी डायमंड में कंपेयर टू ग्लास, और इसकी शेप हमने ऐसी बनाई है कि सभी रेज इसके अंदर रहेंगी। इसके कारण रेज अंदर घूमती रहेंगी। अगर इसके अंदर लाइट की एनर्जी ज्यादा हो गई, रेज ज्यादा है, ज्यादा लाइट एनर्जी इसके अंदर है कंपेयर टू नेबरहुड, तो ये ऑब्जेक्ट हमको यहां पर ज्यादा शाइनिंग और चमकता हुआ दिखता है, क्योंकि बाकी के कंपैरिजन में इसके अंदर लाइट ज्यादा है। एंड दिस इज हाउ इट। There are many other phenomena which can be explained with help of total internal reflection, and one of them is mirage. Other is looming. These two are natural phenomena, और ये आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट फिनोमिना मैन मेड है विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड बाय अस, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन ग्लास फाइबर्स, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर्स। सो ऑप्टिकल फाइबर optical fiber is a very thin glass tube. It's not tube, it is a cylinder, solid पूरा ग्लास का, पर वो बहुत पतला होता है। It is so thin like a hair, or it is even thinner than the hair, so thin. When the glass becomes so thin, then it becomes flexible. धागे जैसा हम उसको हिला सकते हैं, घुमा सकते हैं। ओके, nowadays we use other things also in place of glass, so that is, वो इस तरह का होता है। देखिए, ये ग्लास है, आई विल मेक इट क्लियर। This is glass. इसके ऊपर हमने एक लेयर और लगा दी, and this is another transparent material. Transparent material. Transparent lower mu. ये ग्लास का हाई म्यू एंड दैट इज लोअर म्यू। तो ये वाली जो सरफेस है, ये वाला इंटरफेस कैसा बना? हायर लोअर। समझ आ गया? दिस इज डेंसर, दिस इज रेयरर। ओके, नाउ फ्रॉम द साइड ऑफ इट, देखिए ये इसका साइड है, इसका साइज मैंने बताया आपको लेस देन ए हेयर। तो हम यहां से लाइट डालते हैं, वो लाइट जब अंदर एंटर करेगी तो कैसे जाएगी? वो यहां से लाइट गई ऐसे, ये डायमीटर बहुत ही छोटा है, वो लाइट ऐसे गई। अगर वो ऐसे जाती है तो इस एंगल के बारे में बताइए। दिस विल बी ऑलमोस्ट पैरेलल, दीज टू विल बी ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये एंगल बहुत छोटा होगा, 5 डिग्री, 2 डिग्री, 7 डिग्री। तो ये एंगल कैसा होगा? 80 प्लस समथिंग, दैट इज वेरी लार्ज। अब हम देखते हैं कि 80 प्लस समथिंग, 80 प्लस समथिंग अगर क्रिटिकल एंगल है
कोई 80 प्लस समथिंग इंसिडेंट एंगल है, देन इट इज लार्जर फॉर एनी मीडियम। ठीक है, अब अगर वो किसी भी मीडियम से लार्ज है तो उसका क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बिकॉज इट हैज क्रॉस्ड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। सो दिस इज मोर देन सी। तो यहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है एंड इट गोज लाइक दिस। आई विल मेक इट a bit larger. अब जब ये रिफ्लेक्ट होके यहां पर आएगी, देन दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये अगर एंगल बहुत छोटा है तो ये एंगल भी छोटा होगा। अगर ये एंगल छोटा है तो ये कैसा होगा? लार्जर देन सी। और उसके कारण फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ दिस एंगल इज लार्जर देन सी, क्योंकि ये थीटा एंगल बहुत छोटा है। थीटा 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 थीटा, नो, दिस इज थीटा एंड दिस इज थीटा। थीटा इज वेरी स्मॉल, therefore I, this is I, this is I is always larger than C। और अगर इंसिडेंट एंगल जब भी स्ट्राइक करता है सरफेस को, इंसिडेंट एंगल लार्जर देन सी होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ये ऐसा मुड़ जाएगा एंड दिस विल कीप ऑन गोइंग लाइक दिस। इस तरह से जाते 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 लास्ट में ये यहां पर ऐसे निकली, जहां भी हम काट देंगे वहां निकल ही जाएगी बाहर। ओके, तो ये यहां से वहां तक चली गई। ये इतना पतला होता है कि ऐसे जा रही है सीधी। अब इसमें दिस इज ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सो देयर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी। सो सिग्नल बड़े आराम से लाइट वहां से वहां तक पहुंच जाती है। तो इसकी स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी ये है जब हम इसको मोड़ते हैं, ये अगर हमने इसको मोड़ के ऐसा कर दिया ये, तो ये ट्यूब ऐसे चली, अब इसके अंदर यहां से ये लाइट ऐसे एंटर हुई, यहां टकराई, यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, यहां से यहां गई। ये वाला कर्व इतना बड़ा कर्व है, किसके कंपैरिजन में? ये लाइट के रास्ते के कंपैरिजन में, कि ये मुड़ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। द एंगल आई ऑलवेज रिमेन लार्जर देन सी। सो even on bending, the fiber I remain larger than C हर जगह पर, क्योंकि ये बहुत छोटा छोटा है और बेंड बहुत दूर जाके बहुत थोड़ा सा इफेक्ट करता है। तो जो यहां पर देखिए, ये जो I की वैल्यू 80 डिग्री आई है, अगर हम यहां से इसको 1 डिग्री मोड़ भी देंगे तो 80 का 79 हो जाएगा। दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, अभी भी वो सी से बड़ा है। और 1 डिग्री से ज्यादा आप मोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने ऐसा घुमाया तो यहां से लेके यहां तक ही तो 40 डिग्री घूमा, और लाइट तो बड़ी छोटी छोटी चलती है। सो एक लाइट की डायरेक्शन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है।
सो इस तरह से ये इसमें ऐसे रिफ्लेक्ट होती जाएगी। और जहां भी हम इसको ब्रेक करेंगे वहां वो निकल आएगी। लेट अस से हमने यहीं ब्रेक कर दिया तो यहां से निकल गई लाइट। अब यहां से जो लाइट निकलेगी उसकी डायरेक्शन देखिए, ये यहां से ऐसे निकली और एंटर कैसे की थी, ये ऐसे। डायरेक्शन देखिए, इधर की लाइट जा रही थी, कहां भेजी हमने, उधर। अगर मैं इसको, इस ट्यूब को ऐसे घुमा दूंगा, ये तो यहां से लाइट एंटर करेगी और ऐसे फ्लिप फ्लॉप करके ये रिफ्लेक्शन होते 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 यहां से निकल आएगी। इसका ये मतलब है कि ये अब एक ऐसा फिनोमिना हो गया, वंडरफुल फिनोमिना, जैसे हम रबर की ट्यूब में, पॉलीथीन की ट्यूब में पानी को कंट्रोल करते हैं। उसमें पानी फ्लो हो रहा है, जिधर हम ट्यूब को मोड़ेंगे उधर पानी चला जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, हम जिधर ट्यूब को मोड़ेंगे लाइट उधर चली जाएगी। दिस इज अ वंडरफुल फिनोमिना कि हम लाइट को कंट्रोल कर रहे हैं, उसकी डायरेक्शन को, with help of total internal reflection। अब इसमें लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और लाइट के सिग्नल से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, टेलीफोन चला सकते हैं। इधर से हम सिग्नल देंगे, हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, सिग्नल क्या होता है। यहां से ऐसे सिग्नल देंगे, टॉर्च का जलाना बुझाना, और वहां पर अपना सेंसर रखेंगे, उसको भी दिखेगा लाइट आती जाती है, उसके अनुसार वो सिग्नल को कन्वर्ट कर लेगा, अपनी लैंग्वेज में, साउंड में कन्वर्ट कर लेगा, हम टेलीफोन सुनते हैं। समझ में आया? सो दिस इज नाउ बीइंग यूज्ड इन अवर कम्युनिकेशन बिकॉज लाइट हैज गॉट ए वेरी लार्ज फ्रीक्वेंसी। 10 to the power 14 इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, 10 के बाद 14 जीरो, और हम लोग जो रेडियो वेव्स बनाते हैं वो 10 के बाद 9 जीरो, 10 जीरो, उससे ऊपर नहीं होती। तो ये उससे भी मिलियन टाइम्स ज्यादा फ्रीक्वेंसी रखती है। तो इसमें हम एक ही लाइन में 1000 टेलीफोन चालू कर सकते हैं, इतनी इसकी पावर होती है। और है कितनी, एक बाल के बराबर। तो लाइट में ये एक ऐसा फिनोमिना हमको मिला जिसने, जब हम सिग्नल भेजेंगे और सिग्नल में हम डाटा भेजेंगे, देन डाटा विल गो वेरी फास्ट, और बहुत सारा डाटा हम इसमें भेज सकते हैं जो कि हम मेटल में नहीं भेज सकते थे। तो इसमें हम लोगों को बहुत कन्वीनियंस होगी, एंड दिस हैज बिकम ए रिवॉल्यूशन इन कम्युनिकेशन। पहले हम किसमें सिग्नल भेजते थे, कॉपर की बनी हुई वायर्स में, और उसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ते थे। इसमें मेटल नहीं है, क्या चीज है, ग्लास। ग्लास इज मेड ऑफ व्हाट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड रेत से बनता है, उसकी कोई कमी नहीं है, कॉपर की तो बहुत कमी है। तो इसीलिए इसमें रॉ मटेरियल कुछ नहीं चाहिए। हाँ, इंडस्ट्री की जो प्रोसेस है वो है, ठीक है। तो इसको कोई चोरी भी नहीं करता है, चोरी करके क्या बेचेगा, इसके अंदर से क्या निकलेगा, ग्लास, ये छोटा सा तोड़ के अगर निकालेगा। शुरू में ये केवल खूब चोरी होती थी, तो जब बाद में चोरों को पता लगा कि इसको तो कुछ मिलता ही नहीं है बेचने से, क्योंकि इसमें मेटल है ही नहीं, तो वो अब सेफ्टी हो गई, अब ये केवल कोई नहीं चुराता है। पर सबसे बड़ी फिनोमिना क्या है, दैट वी आर सेंडिंग सिग्नल थ्रू लाइट। Light has got very large frequency and it can accommodate broadbands. It can accommodate a very large number of data and it is very convenient, जिधर से मोड़ के ले जाइए। So ये सारे phenomena make it revolutionary। और ये ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ यू अंडरस्टैंड कहां पर आई बन रहा है, कहां छोटा थीटा बन रहा है, एंड आई ऑलवेज रिमेन लार्जर देन सी इवन इफ वी बेंड इट।
और इससे हम वंडर्स कर सकते हैं। 4 कमरों के बीच में हमारा अंधेरा कमरा है, एक ऑप्टिकल फाइबर बाहर से लाइए, उधर से सनलाइट पड़ेगी, यहाँ पे अंदर लाइट दिखेगी। यू कैन मेक ए प्रोजेक्ट लाइक दैट। और मार्केट में हमको शो पीस मिलते हैं इसके, आपने देखा है ऐसे ऑप्टिकल फाइबर का गुलदस्ता, और उसके किनारे किनारे चमकते रहते हैं, देखा है ना। उसमें वही रहता है कि ये ऑप्टिकल फाइबर ऐसे बहुत सारे रहेंगे, यहां पर वो एक छोटा सा बल्ब जला देते हैं और ये सब किनारों पे ये फास्फोरस ऑक्साइड लगा देते हैं, लाइट सब के अंदर से जाती है और ये किनारे चमकते हैं। और ये जैसा भी मुड़ जाए अंदर से ऐसे ऐसे लाइट जाके लास्ट में जाके इस पर पड़ती है, दैट इज ए फॉस्फोरेसेंट मटेरियल जो कि चमकता है। देखा है फूल ऐसे आते हैं। सो दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिज्म में हम लोग बहुत यूज करते हैं। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहां होता है, प्रिज्म में किस तरह से होता है। इफ दिस इज ए प्रिज्म राइट एंगल, तो इसमें लाइट जाएगी ऐसे, यहां से स्ट्रेट। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, परपेंडिकुलर गई है, देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन, इट विल गो स्ट्रेट। यहां पर जब ये पहुंचेगी तो ये एंगल कैसा हो जाएगा, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इसको यहां से बाहर जाना है तो दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री, और ग्लास के लिए 45 क्या है, मोर देन सी। अगर ये मोर देन सी हो गया तो ये क्या करेगा, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट, एंड दिस विल रिफ्लेक्ट। 45 इधर, 45 इधर, ये कितना है 90, ये 45, ये 45। सो वी कैन प्रूव दैट दिस एंगल विल ऑल्सो बी 45। अगर ये 45 है, ये 45 है, ये 45 है, देन दिस विल बी ए राइट एंगल, और ये यहां चली जाएगी। जब यहां पहुंचेगी तो यहां पर फिर से ज्योमेट्रिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनाएगी, 45, इधर भी 45 बनाएगी, टोटल 90 बनेगा, एंड इट विल कम आउट। देखा। इसी तरह से दूसरी रे यहां से जाती है, दिस, ये यहां से ऐसे और यहां से ऐसे। सो ए बी हमको यहां दिखता है, ए डैश बी डैश, और हमने इसकी डायरेक्शन पूरी बदल दी इधर से इधर। तो रिफ्लेक्शन के लिए मिरर की बजाय हम इसको यूज करते हैं। क्यों? कैन यू टेल मी द रीजन? मिरर की जगह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को क्यों यूज किया जाता है? यस, बिकॉज देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। और हम स्टार को देखें, कहीं की ऐसी चीजों को देखें जिनमें लाइट बहुत कम आती है हमको, तो हम वैसे ही लाइट को लूज नहीं करना चाहते, सो वी यूज दिस फिनोमिना इन प्लेस ऑफ मिरर्स। इसी तरह के हम और भी फिनोमिना प्रिज्म को घुमाकर यूज कर सकते हैं। जैसे दूसरी तरह से आप सोच सकते हैं, ये यहां से लाइट ऐसे गई दिस वे, देन इट विल टर्न लाइक दिस, देन इट विल टर्न लाइक दिस, एंड ये ऐसे निकल जाएगी। यहां पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। यहां पर क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये डेंसर है और ये रेयर है। तो कब हो सकता है, जब डेंसर टू रेयर हो। इसलिए यहां पर क्या होता है, TIR। अब देखिए
ए नीचे है, वहां पर ए ऊपर है, तो ये जो हमारे सामने इमेज है, इस इमेज को हमने क्या कर लिया, ये हमने यहां दिखाया और हमको कैसा दिखेगा, उल्टा। तो अगर इमेज को उल्टा करना है तो प्रिज्म को ऐसा यूज करेंगे और फिनोमिना कौन सा यूज होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें हमने क्या किया, पूरा इसको टर्न कर दिया, रिफ्लेक्शन, टोटल मिरर जैसे, ये वाला इमेज को उल्टा किया। एक चीज और हो सकती है उसमें, ये एंगल यहां से तो डेंसर में चला गया, पर जब डेंसर टू रेयर जाना है देन दिस एंगल इज लार्जर देन 45 डिग्री एंड ये ऐसे आएगा। दिस इज ए बी एंड दिस इज ए डी। ये है टर्न बाय 90 डिग्री, दिस इज टर्न 180 डिग्री एंड दिस इज अपसाइड डाउन। ठीक है, तो तीनों में हमने किस फिनोमिना को यूज किया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड इन ऑल द केसेस I is larger than critical angle। ठीक है, रेनबो के बारे में जब पढ़ेंगे तब फिर इसकी हमको जरूरत पड़ेगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो नेक्स्ट क्लास वी विल गो फॉर dispersion of colors, right? Thank you.